अभी कुछ दिन पहले मुझे WWE का एक डार्क पास्ट पता चला, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने छुपाने की तो बहुत कोशिश की पर वो छुपा नहीं पाए। हाय गाइस, मैं हूँ रायू कोल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं बचपन से ही WWE का बहुत बड़ा फैन था। मैं, मेरे पापा और मेरे दोस्त, हम सब रेसलिंग देखते थे एंड आई नो आप लोग भी देखते होंगे। मेरे फेवरेट रेसलर्स थे जॉन सीना ऑफ कोर्स एंड रैंडी ऑर्टन। आप लोगों के कौन थे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एनीवेज, तो कुछ ही दिन पहले मुझे एक रेसलर के बारे में पता चला जिसका नाम था क्रिस बिनवा। क्रिस WWE का एक बहुत ही मशहूर रेसलर था। वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुका था, टैग टीम चैंपियन रह चुका था और ना जाने कितने अकम्पलिशमेंट्स थे उसके नाम पर। 2007 में क्रिस बिनवा ने कुछ इतना घिनौना काम किया कि WWE ने डिसाइड किया कि वो क्रिस बिनवा को अपनी हिस्ट्री से मिटा देंगे। क्रिस ने अपनी ही फैमिली, अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बेरहमी से मार डाला। मेरा नाम है रायू कोल एंड आज का केस है WWE चैंपियन क्रिस बिनवा के बारे में। क्रिस का जन्म 21 मई 1967 कनाडा में हुआ था। क्रिस को बचपन से ही रेसलिंग से बहुत प्यार था और उसका सपना था कि एक दिन बड़ा होकर वो भी रेसलर बनेगा। जब क्रिस 12 साल का था तब वो एक लोकल रेसलिंग इवेंट पे गया। वहां पे वो दो रेसलर का बड़ा फैन हो गया, टॉम बेलिंगटन जिसे दुनिया डायनामाइट किड के नाम से बुलाती थी और ब्रेट हार्ट। अब क्रिस ने डिसाइड कर लिया था कि वो एक रेसलर ही बनेगा। 12 साल की उम्र में उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर ली थी और क्रिस के मम्मी पापा ने भी उसे पूरा सपोर्ट किया था। क्रिस ने अपने टीनेज ईयर्स में बहुत ट्रेनिंग की, बहुत मेहनत की और एक दिन वो अपने आइडल द डायनामाइट किड से मिला और उनके साथ ट्रेनिंग की। जब वो 18 साल का था तो उसने अपना पहला रेसलिंग मैच लड़ा स्टैम्पेड रेसलिंग में। आफ्टर हिज डेब्यू ही नेवर लुक्ड बैक, हिज करियर स्काईरॉकेटेड। उसने जापान और कनाडा में कई सालों तक रेसलिंग की और उसने ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और मैक्सिको में भी काम किया। अब लोग क्रिस बिनवा को जानने लग गए थे। रेसलिंग की दुनिया में उसने अपना नाम बना लिया था और फाइनली उसने सन 2000 में WWE में एंट्री ली और उसने कई सालों तक वहां काम किया। क्रिस ने सबको दिखा दिया था कि वो कितना बेहतरीन रेसलर है। उसने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का खिताब जीता, कई टैग टीम टूर्नामेंट्स जीते और 2004 में उसने रॉयल रंबल भी जीता। और ये तो सिर्फ उसकी WWE अकॉम्प्लिशमेंट्स थी और दूसरे रेसलिंग टूर्नामेंट्स में तो और भी बहुत है जिन्हें मेंशन करूंगा तो ये वीडियो शायद उसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स में ही निकल जाएगी। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्रिस बिनवा रेसलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। ये तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ थी। अब आते हैं हम उसकी पर्सनल लाइफ पर। 1998 में क्रिस ने मार्टिना से शादी की और उनके दो बच्चे भी हुए, बट ये शादी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। मार्टिना का कहना था कि क्रिस काफी स्टेरॉइड्स यूज करता है जिसकी वजह से उसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि बहुत सारे रेसलर्स एंड बॉडी बिल्डर्स रेगुलरली स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं एंड स्टेरॉइड्स के कई सारे साइड इफेक्ट्स में से एक है बहुत ज्यादा गुस्सा आना, जिसे हम रॉइड रेज कहते हैं। एंड ऑनेस्टली उन लोगों को मेरा सलाम जो अपने स्पोर्ट्स के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं और इतने सारे साइड इफेक्ट्स को टॉलरेट करते हैं, बट कभी कभार सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाती है और इसी वजह से 1997 में मार्टिना ने क्रिस को डाइवोर्स दे दिया। उसके बाद क्रिस का अफेयर एक फीमेल रेसलर नैन्सी सलिवन के साथ चला और 2000 में उन्होंने शादी भी कर ली। उनका एक बेटा भी हुआ, डैनियल बिनवा। अब क्रिस की जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी, बट 2003 में नैन्सी ने भी डिसाइड किया कि वो क्रिस को डाइवोर्स दे देगी और उसका रीजन भी सेम ही था, स्टेरॉइड्स की वजह से क्रिस का बिहेवियर। पर इस बार क्रिस को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने अपनी शादी बचाने की पूरी कोशिश की। नैन्सी ने भी क्रिस के एफर्ट्स देखे और उसे एक दूसरा मौका देने का फैसला किया। सी गाइस, क्रिस कोई बुरा आदमी नहीं था। इट्स एक्चुअली क्वाइट द ऑपोजिट। वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग ह्यूमन बीइंग था। इट्स जस्ट जब वो स्टेरॉइड्स पर होता था तब उसके आउटबर्स्ट हो जाते थे। एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ क्रिस एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था। वो एक फेलो रेसलर एडी गुरेरो का बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। उन दोनों ने साथ में बहुत सारे मैचेस खेले और साथ में प्रमोशंस के लिए ट्रैवल भी किया। एडी क्रिस के लिए एक भाई की तरह था, पर अनफॉर्चुनेटली 13 नवंबर 2005 को एडी की अनटाइमली डेथ हो गई। उसकी लाश एक होटल रूम में मिली थी। उसके हाथ में एक टूथब्रश था एंड उसकी मौत हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। क्रिस के ऊपर उसके दोस्त की मौत का बहुत गहरा असर पड़ा। वो दुखी था, वो डिप्रेशन में चला गया और उसके आसपास वाले लोगों ने बताया कि एडी की मौत के बाद क्रिस पहले जैसा नहीं रहा।
19 जून 2007 को क्रिस ने एक WWE मैच लड़ा। वो मैच तो जीत गया, बट सबको ये दिख रहा था कि क्रिस बदल गया है। वो पहले की तरह कैरिज्मेटिक और एंटरटेनिंग नहीं रहा। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये मैच क्रिस की जिंदगी का आखिरी मैच होने वाला है। 23 जून को क्रिस को कुछ इवेंट्स अटेंड करने थे, पर वो कोई भी इवेंट में नहीं आया। उसने कहा कि उसकी बीवी और उसका बच्चा बहुत बीमार है और उसे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। अगले दिन क्रिस को एक फ्लाइट पकड़नी थी ECW चैंपियनशिप के लिए। उसका पार्टनर था चावो गुerrero, एडी गुerrero का नेफ्यू। पर फ्लाइट से पहले वाली रात को कुछ बहुत अजीब होता है। चावो ने बताया कि क्रिस ने उसे एक बहुत अजीब वॉइसमेल भेजा, तो चावो ने उसे कॉल बैक किया। That was strange. So I called him right back, and I go, "Hey man, are you all right?" "I'm fine, man. Like I said, I just had a real hard weekend, and just I had to go take him, Daniel and Nancy to the hospital." And I'm like, "Oh, okay, man. Well, I'm here. Okay, man. Okay, cool." So then hung up, and that was the last I actually talked to him. चावो और क्रिस की इस कन्वर्सेशन से वी कैन फील दैट समथिंग स्ट्रेंज इज गोइंग ऑन। एनीवेज, तो चावो और क्रिस ने कुछ देर बात की और एंड में उन्होंने डिसाइड किया कि क्रिस सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, जहां वो चावो से मिलेगा और वो दोनों अपने इवेंट के लिए निकल जाएंगे। चावो को उस कॉल पर एक बात बहुत अजीब लगी। क्रिस ने कॉल कट करने से पहले कहा, "हे चावो, आई लव यू।" अब ऐसा नहीं था कि रेसलर्स नॉर्मली एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोलते थे, बट ये कुछ अलग था। इसके बाद रात को 3:53 AM पर चावो के मोबाइल पर क्रिस का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, "द डॉग्स आर इन द एनक्लोज्ड पूल एरिया, गैराज साइड डोर इज ओपन।" और 30 सेकंड बाद ये सेम मैसेज चावो को दोबारा आता है, बट इस बार क्रिस की बीवी नैन्सी के फोन से। और इसके बाद क्रिस के फोन से एक और मैसेज आता है जिसके अंदर क्रिस का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। इट्स रियली स्ट्रेंज कि आधी रात को क्रिस चावो को अपना पूरा एड्रेस क्यों बताएगा। उसे बताएगा कि डॉग्स पूल एरिया में है और गैराज का डोर खुला है। चावो ऑब्वियसली इन मैसेजेस से बहुत कंफ्यूज था, पर रात के 4 बज रहे थे और कुछ ही घंटों में तो वो क्रिस से मिलने ही वाला था, तो उसने उन मैसेजेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वापस सो गया। और ये शायद चावो की सबसे बड़ी भूल थी। सुबह चावो एयरपोर्ट पर वेट करता रहा। 3 घंटे वेट करने के बाद चावो ये बात समझ गया था कि अब क्रिस नहीं आने वाला। क्रिस फ्राइडे और सैटरडे को भी इवेंट्स में नहीं गया था क्योंकि उसका बीवी और बच्चा बीमार था, तो चावो को लगा कि क्रिस संडे को भी नहीं आएगा। WWE के एम्प्लॉइज ने क्रिस को कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट क्रिस का कोई भी रिस्पांस नहीं आया। क्रिस कॉल पिकअप नहीं कर रहा था, तो इसीलिए उन्होंने उसे एक वॉइस मेल भेजा। Hey Chris, it's Ann from the office. Just trying to get in touch with you. It is Sunday evening. I think about 7 o'clock. So we're hoping everything is okay. So if you can call me on my cell phone. रात के 11 बज गए थे और क्रिस का अभी तक कोई जवाब नहीं आया था, तो अगले दिन क्रिस के एजेंट ने पुलिस को कॉल कर दिया ताकि पुलिस एक बार उसके घर पे जाके चेक कर लें कि सब कुछ ठीक तो है। Hi, I just spoke to one of the other officers there. My name is Dennis Fagan. I'm a retired detective in New York City. I run the security for World Wrestling, and one of our wrestlers that lives down there is missing. And he told me just to say we need a welfare check done. Yesterday he was supposed to show up at a pay-per-view and never got on the plane, never showed up. They tried to reach his wife Nancy. She doesn't answer. They tried to call his house. It's out of character for him. So at 3 o'clock this morning there was a message left for one of the other wrestlers, and basically it says, the dogs are in the backyard, the back door is open, goodbye, and that was it. इस कॉल के कुछ ही देर बाद एक ऑफिसर क्रिस के घर के बाहर पहुंच गया और उसने क्रिस की एक नेबर हॉली से बात की। हॉली ने पुलिस वालों को कहा कि अगर क्रिस और क्रिस की फैमिली घर पर नहीं है तो वो उनके डॉग्स का ख्याल रख लेगी। हॉली डॉग्स को लेने अंदर चलेगी और पुलिस वाला बाहर ही वेट करता रहा, पर कुछ ही देर में हॉली चिल्लाती हुई घर से बाहर आई क्योंकि घर के अंदर उसे क्रिस के बेटे डैनियल की लाश मिली। पुलिस ऑफिसर्स अब जल्दी जल्दी घर के अंदर गए और उन्हें डैनियल के अलावा नैन्सी और क्रिस की भी लाश मिली। नैन्सी की बॉडी ऊपर वाले बेडरूम में मिली थी। उसके हाथ और पैर बांधे हुए थे और नैन्सी की पूरी बॉडी को एक टॉवल से कवर किया हुआ था।
और उसके बगल में होली बाइबल रखी गई थी। नैन्सी की मौत गले पर दबाव पड़ने की वजह से यानी कि स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई। डैनियल की बॉडी उसके रूम में ही मिली थी। डैनियल को बांधा नहीं गया था या उसकी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरीज नहीं थी। उसके बगल में भी होली बाइबल रखी गई थी। डैनियल की मौत सफोकेशन की वजह से हुई थी। और जब पुलिस ऑफिसर्स उनके होम जिम में गए तो उन्हें क्रिस की बॉडी भी मिल गई। उसने अपनी लेटरल पुल डाउन मशीन पर फांसी लगा ली थी। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन पर पुलिस वालों को पता चला कि घर में किसी ने भी फोर्सफुली घुसने की कोशिश नहीं की और नैन्सी, डैनियल और क्रिस की मौत एक दिन एक साथ नहीं हुई। 22 जून फ्राइडे को नैन्सी का मर्डर हुआ था। नैन्सी के सिस्टम में अल्कोहल पाया गया था और ये भी पता चला था कि नैन्सी स्ट्रगल्ड, उसने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। सैटरडे को क्रिस के बेटे डैनियल का मर्डर हुआ। डैनियल मर्डर के समय होश में नहीं था और उसके अगले दिन संडे को क्रिस ने अपनी जान ले ली। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को जब क्रिस को प्रमोशंस के लिए जाना था पर उसने बहाना बनाया कि उसकी बीवी और उसका बच्चा बीमार है, तब क्रिस ने पहले अपनी बीवी को मारा, फिर अपने बेटे को मारा और एंड में अपनी खुद की जान ले ली। क्रिस और उसकी फैमिली की डेथ की न्यूज़ बाहर आ गई। क्रिस के दोस्त, उसकी फैमिली और पूरी रेसलिंग कम्युनिटी दुख और हैरानी से भर गए। WWE ने तो एक 3 घंटे का ट्रिब्यूट भी दिया क्रिस को, जहां उन्होंने क्रिस की सारी फाइट्स, उसकी सारी अचीवमेंट सेलिब्रेट की। पर अगले दिन जब उन्हें पता चला कि क्रिस ने खुद अपनी फैमिली को मारकर अपनी जान ले ली तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वो ट्रिब्यूट नहीं देना चाहिए था और उन्होंने क्रिस के बारे में बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। सब लोग सिंपैथीज और गुस्से से भर गए। सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्यों? आखिर क्रिस बेनोइट ने ऐसा क्यों किया? क्रिस ने कोई भी सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, ना ही उसने उन टेक्स्ट में कुछ लिखा था जिससे हमें पता चल सके कि क्रिस ने ऐसा क्यों किया। बट देयर ऑलवेज विल बी स्पेकुलेशंस। कुछ सॉलिड पॉइंट्स एंड थ्योरीज हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। I wanna stress that I'm not a medical expert, but it's what I've gathered. You see, रेसलिंग कम्युनिटी में काफी रेसलर्स की तरह क्रिस भी रेगुलरली स्टेरॉइड्स यूज करता था और रॉइड रेज में उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। पर ये मर्डर स्टेरॉइड्स की वजह से अचानक आने वाले गुस्से की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि ये मर्डर 3 दिन तक चलते रहे। अगर ये मर्डर रॉइड रेज की वजह से होता कि उसने अचानक गुस्से में आके ये मर्डर कर दिया तो वो पहले मर्डर के बाद ही रुक जाता। क्रिस की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में भी यही आया कि उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन थेरेप्यूटिक लेवल पर ही था। तो ये स्टेरॉइड रेज वाली थ्योरी क्लियरली सही नहीं है। तो अब हम आते हैं मेन थ्योरी पर। यूसी रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एक रेसलर का पूरा शरीर चोट खाता है। वो एक दूसरे को मारते हैं, ऊंचाई से पटकते हैं। ऐसे में रेसलर्स की बॉडी के साथ साथ उनके सर पर भी काफी चोट लग सकती है। दे कैन गेट सीरियस कंकर्शंस एंड सीवियर ब्रेन इंजरी। और क्रिस बेनोइट तो काफी फेमस था रेसलिंग में अपना सर इस्तेमाल करने के लिए। वो अपने सर पर काफी हैवी हिट्स लेता और मैचेस के बाद वो कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेता, जो कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है मेरी नज़रों में। बार बार अपने सर पर हिट्स लेने से उसे ना जाने कितने कंकर्शंस आए होंगे और उसके ब्रेन में परमानेंट इंजरी भी हो सकती थी। एंड सैडली यही हुआ। क्रिस के ब्रेन स्कैन से पता चला कि वो CTE क्रॉनिक ट्रोमैटिक इंसेफेलोपैथी से सफर कर रहा था। CTE एक ऐसा ब्रेन डिजीज है जो उन्हें होता है जिनके सर पर बार बार चोट लगी हो, अगेन कंकर्शंस। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि CTE ब्रेन नॉर्मल ब्रेन से कितना अलग है। CTE ब्रेन में कुछ रेड स्टेन्स हैं और कुछ ब्रेन एरियाज श्रंकन भी हैं। जिस न्यूरोसर्जन ने क्रिस का ब्रेन स्टडी किया था उसने ये कहा था कि क्रिस का ब्रेन इस लेवल पर डैमेज हो चुका था कि वो एक 85 साल के अल्जाइमर पेशेंट की तरह था। जो इंसान इस तरह की ब्रेन इंजरी से सफर करता है उसे ना जाने कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो बेसिक रीजनिंग नहीं कर पाता, उसका जजमेंट खराब होने लगता है, उसका बिहेवियर खराब होने लगता है और उसका सेल्फ कंट्रोल भी गिरने लगता है। वो एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर का शिकार हो जाता है। ऐसे चेंजेस की वजह से ये पॉसिबल है कि एक इंसान जो पहले नॉर्मल था वो बिना किसी वजह से किसी का मर्डर कर दे। क्रिस ने जो कुछ भी किया, क्या वो इंटेंशनली प्लान था, रॉइड रेज की वजह से था या फिर उसकी मेडिकल कंडीशंस की वजह से था, इसका पूरा सच तो शायद हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। पर सारा एविडेंस हमें यही बताता है कि क्रिस की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो एक अच्छा इंसान था जो अपने ही दिमाग का शिकार हो गया। अगर ये केस आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मेरे चैनल पर बहुत सारे केसेस हैं, प्लीज चेक देम आउट। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड नीचे कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नई वीडियो के साथ।